आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के मेटाबॉलिज्म के लास्ट रिएक्शंस को, जिसका नाम है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इस समझ पाएंगे कि जो भी आपके फूड के ऑक्सीडेशन होने से जो एटीपी जनरेट हमको मिलती है, जो भी हमको एनर्जी ऑब्टेंड होता है, एक्चुअली में उसका मैकेनिज्म क्या है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको इस बात को बताता है कि जो भी आपके फूड मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने से, लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट का आपने जो प्रोसेस पढ़ा हुआ है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल, वहाँ से जो चीज़ें जनरेट हुई हैं उनसे में एटीपी कैसे जनरेट होगी, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, क्या वो मॉलिक्यूल है, क्या वो आयंस हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका एटीपी का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा और होपफुली कि आपको उसके बारे में आइडिया रहेगा। और अगर नहीं भी होगा तो मैं उसे आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, और अगर किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम अगर होगी तो वो क्लास में पूछ लेगा। लाइक एस जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, जैसे सपोज कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। रिडक्शन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव पोटेंशियल का क्या मीन होता है, राइट। इस तरीके से चीज़ें आज आपको क्लास में जानने को मिलेंगी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की बात की जाती है, और वहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होती है, उन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा आज के इस क्लास में। ओके, सो ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री का जो मेटाबॉलिज्म का पोर्शन था वो फिनिश हो जाएगा, और उसमें आपको दो टॉपिक और भी दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल साइकिल और सेल रेगुलेशन एंड सेल सिग्नलिंग, जो कि आपके सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन आपको दिया किस में है, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये टॉपिक फिनिश करने के बाद हम लोग सेल वाले टॉपिक पर आ जाएंगे और जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे इस वाले पूरे यूनिट को। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और ये वीडियो को ऑफ कर देते हैं ताकि नेटवर्क का इशू ना हो। होपफुली कि आपको, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और मेरी वॉइस भी क्लियर हो रही होगी अच्छे तरीके से आपके सामने है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जो टर्म है ये बहुत पहले से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, और इसको लेकर के आपको बताया भी जा चुका है कि हाँ, ये किस तरीके का, कितने टाइप्स का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है और किसका क्या क्या मीन होता है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली क्या क्या पढ़ रखा है, एक तो पढ़ा आपने फॉस्फोराइलेशंस पढ़ लिया, और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस देख रहे हैं, तीसरा आपने देखा है दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशंस। ये तीन टाइप के फॉस्फोराइलेशंस बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो लेट मी राइट फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे पहला है दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आपने पढ़ा हुआ है दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, और तीसरा है दैट इज द फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होगा, आपका एटीपी का सिंथेसिस होगी। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कैसे एटीपी बनेगी, इसके बारे में पूरी एक आपकी एक थ्योरी है, जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है, जनरेट होती है, तो उसके ट्रांसफर होने से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन होने से और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो, रिलीज हो, और उस प्रोसेस के थ्रू अगर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में आपको कल की क्लास में बताया गया था कि जब कभी भी किसी रिएक्शंस में सबस्ट्रेट ही उस फॉस्फेट का डोनर हो, जिस फॉस्फेट से आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो जाए, दैट इज द एटीपी मॉलिक्यूल में, उसको आप बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये आपको बताना होगा कि आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। अरे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में कहाँ पढ़ाया गया आपको?
तो इतना टाइम क्यों लगा बताने में? और एक लोग आंसर कर रहे हैं। ओके, सो सबस्ट्रेट रूल का मतलब आपको कल की क्लास में ही बताया था। नेक्स्ट आपका आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि आप फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। जब कभी भी लाइट के प्रेजेंस में एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो, तो ऐसे एटीपी के सिंथेसिस की प्रोसेस को आप फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सो ऑक्सीडेटिव बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशंस में यूज होने वाला टर्म है। फोटोफॉस्फोराइलेशंस आपका फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला टर्म है। और सबस्ट्रेट क्लोरोफॉस्फोराइलेशन किसी भी रिएक्शंस में जहाँ पे सबस्ट्रेट ही फॉस्फेट का डोनर हो और उस फॉस्फेट से एडीपी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो जाए, एटीपी में, उसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस के नाम से जानते हैं। तो होपफुली ये तीनों टाइप के फॉस्फोराइलेशंस की कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चला गया होगा। सो हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। इसका क्या मीन होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है और आपको समझना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में एज वेल एज टीसीए साइकिल में आपने यहाँ पे देखा कि दो मॉलिक्यूल्स बने। क्या क्या? दैट इज द NADH मॉलिक्यूल्स बना और FADH मॉलिक्यूल बना। बाकी आपका एटीपी भी बना था, तो एटीपी तो एनर्जी करेंसी है, तो इसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। सो ये जो आपके NADH और FADH मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इस ऑक्सीडेशन से मतलब होगा क्या कि ये जो आपके यहाँ पे H दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में क्या होते हैं, निकल जाते हैं नेगेटिव आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NAD प्लस बन जाएगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये NADH मॉलिक्यूल का जब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, NAD प्लस बनाता है और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, H नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। अगर मैं पूछूं कि इस हाइड्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। H माइनस। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इसके पास एक नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब कभी भी NADH मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो बनाएगा क्या, दैट इज NAD प्लस और H माइनस मीन्स हाइड्राइड आयन। यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी चेन होती है, जिसको क्या आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, उसमें कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी की तरफ क्या करता है, मूव करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका यहाँ पे बाइंड करेगा, तो उसकी एनर्जी लेवल हाई होगी, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफर होकर के यहाँ जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, लो हो जाएगी। और इसके बाद जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये भी लो हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जहाँ जाएगा, वहाँ पे सबसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। मतलब अपने आप को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब स्टेबल स्टेज में आ चुका होगा। ऐसा करके लास्ट में आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन का जो रिसीवर होता है, वो क्या है, दैट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट, O2। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका यहाँ पे ये रिसीव कर लेता है, और H2O मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस को, जिसमें आप बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें है क्या चीज़, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने से बने हुए NADH और FADH मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और उनके ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्राइड आयन निकलता है। और उस हाइड्राइड आयन में के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस कर देगा, तो इस पे क्या बचेगा, H पॉजिटिव बचेगा। क्या बचेगा, H पॉजिटिव। यहाँ पे 2 आयंस निकलेंगे हाइड्राइड आयन से, एक तो आपका H पॉजिटिव निकलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, उस माइट्रोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले डिफरेंट प्रोटीन, जिसको कि आप रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, वो प्रोटीन्स आपके बने पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐसे पिकअप करते हैं। इनकी जो एफिनिटी होती है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है, वो एनर्जी लेवल लो होता जाता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, और कॉम्प्लेक्स 4 है। अब इन चारों में अगर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपके पास है कि जैसे जैसे आप इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, इन
रेस्पिरेटरी प्रोटीन की मतलब पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग एफिनिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब कि फर्स्ट वाले की बाइंडिंग एफिनिटी सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा किसका होगा, सेकंड का, सेकंड वाले से ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का, थर्ड वाले से ज़्यादा किसका होगा, फोर्थ का। मतलब सबसे लास्ट में जो आपका रेस्पिरेटरी प्रोटीन पाई जाएगी उसके पास इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपका आएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल सबसे क्या होगी, हाई होगी, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी एनर्जी लेवल सबसे क्या होगी, आपकी लो होगी। तो लो एनर्जी लेवल हाई एफिनिटी क्या है, लो एनर्जी लेवल हाई एफिनिटी, और हाई एनर्जी लेवल लो एफिनिटी, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। और इससे लेकर के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं पार्ट सी में, CSIR के एग्जाम में, कि कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास या कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के पास या प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या किसके पास के इलेक्ट्रॉन के पास सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। सो कॉन्सेप्ट क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का, कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से मींस ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल से बनने वाले NADH और FADH मॉलिक्यूल्स का अब ऑक्सीडेशन होगा, और उनके ऑक्सीडेशन से क्या निकलेगा वहाँ पे, दैट इज द हाइड्राइड आयन। और वो हाइड्राइड आयन जब लॉस करेगा तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे जाएगा, रेस्पिरेटरी चेन पे आपका मींस इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और ये आपका क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के इंटर में जो स्पेस होती है उस स्पेस में जाकर के ग्रेडियंट बनाता है। और इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको आगे पढ़ना है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो होपफुली अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस की ज़रूरत क्यों है और क्या उसका मेन पर्पज है। तो जाना आपने कि जो भी आपके ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है, अब वो टाइम है कि उनका ऑक्सीडेशन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया जाए। So electron transport chain is the main step where ATP molecules will form by the NADH और FADH molecules। ये जो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, इसमें आप आगे ATP सिंथेसिस का भी प्रोसेस पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस NADH और FADH मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो करके आपका ATP मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। अगर आप में से किसी को भी अभी इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग अब आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, जब आपका NADH से क्या बनेगा, NAD प्लस और H बनेगा, तो H चूंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बियर करेगा, तो उसके पास क्या है, एक माइनस चार्ज है, और इसको आप बोलते हैं हाइड्राइड आयन। और ये हाइड्राइड आयन जब आपका नॉर्मली H प्लस आयन के फॉर्म में बनेगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक H प्लस आयन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, आपका इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो पिगमेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन बोलते हैं, इनके पास चला जाएगा। और ये मेम्ब्रेन, ये आपका जो H प्लस आयन होता है वो आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपकी क्या होती है, स्पेस होती है, जिसको कि आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, यहाँ पर जाकर क्या होता है, आपका इकट्ठा होने लगता है। और इनके इकट्ठा होने से एक ग्रेडियंट जनरेट होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका ATP बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करेगा, लेटर ऑन हम लोग इसको देखेंगे। ओके, होपफुली कि अभी आपको इसका जो मेन पर्पस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का ये समझ में आ गया होगा, और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आप समझ गए होंगे, और आगे की क्लासेस, अभी आगे के लेक्चर में आप इसको अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक केस में माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का क्या है, साइट है, जो मीन्स यहाँ पे ये होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको कि हमने पहले ही बताया कि ये आपके लाइट के प्रेजेंस में होने वाला क्या होगा, दैट इज द ATP सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। यही है आपके लेनिंजर, जिनके जिनके नाम से बुक फेमस है। आज आप इनका फोटो देख लीजिए, अल्बर्ट L लेनिंजर के नाम से ये हैं। और इस लेनिंजर बुक में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये इनके द्वारा क्या किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया है। यही वो साइंटिस्ट हैं जिनके कोलैबोरेशन से लेनिंजर बुक, जिसके बारे में आप लोग UG PG एंड CSIR एंड मास्टर्स के बाद भी पढ़ने के लिए आप सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। यही वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री को लेकर के
इतनी अच्छी समझ देने में हम लोगों को हेल्प किए हैं, और इन्हीं के बुक को पढ़ कर के हम सभी लोग बायोकेमिस्ट्री में बड़े अच्छे से अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि हमें बायोकेमिस्ट्री आती है। तो इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और इनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, आज हम सब लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो समझ बना पाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे एनाटॉमी आपको दिखाई जा रही है, और इनके अलग-अलग पार्ट में होने वाले अलग-अलग जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया जा रहा है। ये फिगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एक सिंगल फिगर से आप कई साल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को, कई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले जो प्रोसेस होते हैं उनके लोकेशंस को लेकर के ही सवाल पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के एनाटॉमी में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो आउटर मोस्ट है इसको आप आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? फ्रीली परमेबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन। लगभग ये सारे जो छोटे छोटे आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लेकर के परमेबिलिटी इसकी बनी रहती है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है? इम्परमेबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग एच प्लस आयन। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं उनके लिए ये अलाउ नहीं करता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सिलेक्टिव परमिएबल नेचर का होगा। सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ इसके क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एच प्लस आयन भी इस इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इनर मेम्ब्रेन क्या क्या चीज कंटेन करेगा यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉम्प्लेक्स 1 to 4 मीन्स जिसकी बात अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पाए जाने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि आप कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ये चारों ही कॉम्प्लेक्स आपके इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। राइट, तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं, पूछा जा सकता है कि आपसे कि आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस या ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, आप कहाँ पे पाया जा सकता है या पाया जाता है, तो उसके लिए आपके पास आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स पे या इनर मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का 3 स्पेस है जहाँ पे चीज़ें होती हैं। पहला मैट्रिक्स, जो कि आपका ये बीच वाला पोर्शन से दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका इनर मेम्ब्रेन, और तीसरा आपका होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये तीनों पार्ट इनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में आपका पहला जो पॉइंट है दैट इज द रेस्पिरेटरी चेन, पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्सेस पाए जाएंगे। दूसरा एडीपी एटीपी ट्रांसलोकेज, ये एक एंजाइम है जो कि एडीपी और एटीपी को ट्रांसलोकेज करने का काम करता है, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। तीसरा एटीपी सिंथेज, जिसको क्या आप एफ नॉट और F1 के नाम से जानते हैं, ये भी आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही पाया जाता है। एंड अदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी अदर पाए जाते हैं, मीन्स अदर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होंगे वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जो प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलता है वो क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। नंबर पहला ईटीएस, नंबर दूसरा एटीपी सिंथेसिस, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो साइट आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही है जहाँ पर आपका ये प्रोटीन्स पाए जा रहे होते हैं, और इन प्रोटीन्स और एंजाइम के हेल्प से ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या है आपके परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो क्या क्या कंटेन करता है, दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ करके आ चुके हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम मींस आपका टीसीए साइकिल का एंजाइम। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन कौन से सेल ऑर्गेन्स में होता है। आप इसके लिए जवाब दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन से जगह पे होगा तो उसके लिए आंसर कर सकते हैं मैट्रिक्स। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, अमाइनो एसिड का भी ऑक्सीडेशन करने के लिए जो भी पाथवेज चलती हैं उस पाथवे के लिए भी एंजाइम पे कहाँ पे है, दैट इज द मैट्रिक्स में है। डीएनए एंड राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी होता है, दैट इज वाई आप इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स के नाम से जानते हैं। राइट, और मेनी अदर एंजाइम्स लाइक एज एटीपी, मेनी अदर एंजाइम्स एटीपी, एडीपी, पीआई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आयंस भी पाए जा सकते हैं, और मेनी सॉल्युबल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी पाए जाते हैं इस मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में होने वाले जो मेजर आपके प्रोसेसेस है वो क्या क्या हैं, दैट इज द पायरुविक एसिड का स्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन, दूसरा टीसीए साइकिल का पाया जाना, तीसरा बीटा ऑक्सीडेशन का होना, चौथा अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होना मींस ब्रेक डाउन होना। सो ये 4 मेजर इशू मतलब प्रॉब्लम प्रोसेसेस हैं जो कि आपके बॉडी में हो रहे हैं, वो सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो कि आपके सेल्स का या आपकी बॉडी का पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है। सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद के इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है।
चूँकि यहाँ पे आपका इसका राइबोसोम 70S टाइप का होता है और इस बात से इस सिमिलरिटीज़ दिखाई जाती है कि इनकी जो ओरिजिन हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से हुई है। इसके लिए आपको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसका नाम है इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी, और आपने उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि कोई भी एरोबिक रेस्पिरेशंस करने वाला बैक्टीरिया जब किसी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हो गया, इंगल्फ हो गया, तो उसके अंदर में क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन हुआ। ऐसे ही कोई फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया जब किसी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या किया गया, इंगल्फ हो गया, तो उसके थ्रू वहाँ पे क्या बना, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ और वो यूकैरियोटिक सेल्स अब फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। सो इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी आपको यही बताती है, और इस बात से ये ओरिजिन क्लियर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के हैं। इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के थ्रू ही हुई है। ओके, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस को यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये फिगर आपको दिखा रहा है पूरा एनाटॉमी का, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपको पार्ट है जिसको कि आपने इनर मेम्ब्रेन बोला है। ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है जिस तरीके से, जैसा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख रखा है। ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। और फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपके ये वाले जो होते हैं इनको आप बोलते हैं दैट इज द हेड रीजन, और इनको आप बोलते हैं टेल रीजन। और इनका प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं, आपके वाटर के सॉल्युबल होते हैं, जिनको कि आप हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल। और ये वाले क्या होते हैं, दैट इज द वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिनको कि आप हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। सो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है इनका नेचर कैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों आपके क्या है, दैट इज द वाटर सॉल्युबल है, मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। दैट इज वाई ये क्या है, बाहर साइड में है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका कहाँ पे आएगा, दैट इज द, मान लीजिए मैट्रिक्स में है, और ये वाला कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में है। ये अंदर की तरफ हमेशा कौन सा रीजन रहेगा, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का क्या है, स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का ये पूरा पोर्शन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये आपका इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच का स्पेस ये दिखाया जा रहा है, राइट। तो ये आपका पूरा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका पूरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन से बनी हुई ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके बीच का ये पोर्शन। इनर मेम्ब्रेन पे आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाई जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। और इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप फिफ्थ के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि एटीपी सिंथेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली आपका जो भी एटीपी मतलब कि एनएडीएच और एफएडीएच मॉलिक्यूल्स आपके बने हुए हैं टीसी साइकिल के थ्रू, उन एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बनेगा क्या, दैट इज एनएडी प्लस, और यहाँ पे 2H+ दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स से दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बाकी आपका हाइड्रोजन बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे पिगमेंट के माध्यम से एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में, दूसरे पिगमेंट से तीसरे पिगमेंट में, तीसरे पिगमेंट से चौथे पिगमेंट में ट्रांसफर होता जाएगा। साथ साथ में ये जो प्रोटॉन्स आपके बन रहे हैं वो यहाँ से ट्रांसफर कहाँ पे होंगे, इन दोनों मेम्ब्रेन की स्पेस को, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ऐसा होते होते आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते करते ये लास्टली फाइनली ऑक्सीजन के पास क्या होगा, चला जाएगा, और इस ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद H2O मॉलिक्यूल्स बना लेता है। और ये प्रोटॉन आपका इस आउटर और इस इनर के बीच में इकट्ठा होते होते यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाता है, और ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही बेसिकली क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। कौन से मॉलिक्यूल्स के पास, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे कि एटीपी सिंथेसिस के पास 2 यूनिट होती है, और उन यूनिट के हिसाब से आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ये फिगर आपको ये बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे और माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या अरेंजमेंट है इन मॉलिक्यूल्स का, किस तरीके से ये आपस में अरेंज्ड होते हैं, और कैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम चलता है। उसके चलने से कैसे ये प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, और उन प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या यूज होता है, कैसे एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल्स आपका एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ये फिगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आपके दिमाग में इस बात का इमेज अब फिट हो जाना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, उस इनर मेम्ब्रेन पे सभी आपके जो रेस्पिरेटरी चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन होते हैं, उनकी लोकेशंस यहाँ पे आपको दिखाई गई है इस तरीके से। ओके,
यहाँ पर आपने देखा कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे वहाँ पे पिगमेंट सिस्टम पाए जा रहे हैं, उनका क्या काम होता है। कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं जो कि इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम NADH एंड FADH एंड ट्रांसफर टू द O2। NADH और FADH जो कि आपके ATP जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल से बनकर के आए हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है और फाइनली आपका ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर होकर के वहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स बन जाता है। सवाल पूछा जाता है कि आपसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होगा। तो उसके लिए आप बताएंगे बेसिकली दैट इज द ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। द फ्री एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ATP मॉलिक्यूल। जो भी आपका इस मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन होने से H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे हैं, उनका जो फ्री एनर्जी निकल रही है वही फ्री एनर्जी यूटिलाइज होती है ATP मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में। आगे चल करके प्रोसेस हम लोग उसको देखेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। एज वेल एज हम लोग ये भी देखेंगे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी आपको क्या समझाती है और उस थ्योरी से आपके सवाल कैसे बन करके एग्जाम में आते हैं और उससे किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है। कीमोस्मेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उससे आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं एटीपी सिंथेसिस को लेकर के। आपकी एटीपी सिंथेसिस की जो समझ है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है जब आप कीमोस्मेटिक थ्योरी का पढ़ते हैं। क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जानेंगे भी कि कैसे वो थ्योरी आपकी काम करती है, एज वेल एज किस बेसिस पे एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH FADH टू द O2 थ्रू अ सीरीज ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। जो कि फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फिगर से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, वही लाइन को आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो कि आपका FADH और NADH से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिलीज हो रही है, वो ऑक्सीजन तक पहुँचने के लिए डायरेक्टली नहीं आता है, ऐसे चेन के थ्रू होकर के आता है। और इन सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का मीन्स कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अपनी अपनी अलग अलग क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स से। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनकी लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होती है, पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट विद हाई एनर्जी एंड ग्रेजुअली लॉसेस। जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफर होना शुरू करेगा, तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हाई रहती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसफर होगी वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होगी, आपकी लॉस होती जाती है। कह सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला मीन्स फोर्थ नंबर के पिगमेंट पर आते आते इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पूरी तरीके से एकदम लॉस हो चुकी होती है, वो स्टेबल हो चुका होता है। इनिशियली ये क्या होगा, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स 1 to 4 में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स के पास होगा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1। सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट दिया जा रहा है कि ईच कैरियर प्रोटीन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन देन इट्स प्रेसिडेंस। आपको बताया जा रहा है कि जितने भी कैरियर प्रोटीन्स हैं उन सभी के पास अपनी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और बताया जा रहा है कि अगले वाले के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है उससे अपने पीछे वाले से। मतलब सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के पास एफिनिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वाले से। थर्ड वाले के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेकंड वाले से। फोर्थ वाले के पास सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड वाले से। जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होती है, बाइंडिंग बढ़ती जाती है कॉम्प्लेक्स की, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कम से कम 4 बार आप लोगों को बोल चुका हूँ और इससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 to 4, तो कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है 1 to 4 वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। ओके, ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि ऑक्सीजन आपका इस पूरे प्रोसेस में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है, और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कैचअप कर सकता है वो क्या है, दैट इज द ऑक्सीजन।
ओके, सो मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस बिगिंस विद द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। ईटीएस साइकिल का या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस की इस प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है जब आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर के एंट्री करेगा कहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर में, जो कि रेस्पिरेटरी चेन में आपके पाए जा रहे हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स अकर्स इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस। तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे सकते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस में। नंबर पहला, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन द रिडक्शन ऑफ Fe3 टू Fe2 प्लस। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्या है, Fe पे 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाए, दैट इज द Fe पे 2 पॉजिटिव बन जाए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का क्या हो आपका, दैट इज द ऑक्सीडेशन हो जाए, या कह सकते हैं कि रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे Fe3 जो कि हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म था, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो गया। सॉरी, ये रिएक्शंस मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये 2 था और इसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये 3 बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस हुआ यहाँ पे, ये एक तरीके का डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैकेनिज्म है। तो पहला तरीका तो ये है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडेशन होगा और उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसको कि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। दूसरा, ट्रांसफर एज हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि दूसरा जो ट्रांसफर होगा कैसा होगा, हाइड्रोजन एटम के थ्रू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना H प्लस के फॉर्म में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपके यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तीसरा है दैट इज द हाइड्राइड आयन के रूप में। तो हाइड्राइड आयन के पास क्या होगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी जो डायरेक्ट वाला होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा उसका जा रहा है। ओके, तो हाइड्राइड आयन, जिसको कि आप नेगेटिव चार्ज के रूप में बोलते हैं, ये आपका क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बियर करता है। ये 3 तरीका है, इन 3 तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और वो इलेक्ट्रॉन आपके जाते कहाँ पे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करने वाले रेस्पिरेटरी प्रोटीन के पास। यहाँ पे दिया जा रहा है कि NADE, फ्लेवोप्रोटीन्स, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम्स आर एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कैरिंग करने की कैपेसिटी, मींस दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं। NADE, फ्लेवोप्रोटीन्स, यूबिक्विनिन, साइटोक्रोम्स एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे टेबल आपको दिया जा रहा है, उस टेबल में आपको बताया जा रहा है प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 2 4, उन कॉम्प्लेक्सेस का नंबर ऑफ सब यूनिट कौन सा है और नंबर ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। NADH, जिसको कि कॉम्प्लेक्स आप 1 बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, और इसके पास नंबर ऑफ सब यूनिट लगभग आपका कितने 43 हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको दे रखा है, ये केसेस अलग हो जाते हैं। जैसे लाइक अगर आप इसको किसी एरोबिक प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसके लिए दे रखा होता है। इसके बाद यहाँ प्रोस्टेटिक ग्रुप में क्या है, FMN और आयरन सल्फर सेंटर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इन कॉम्प्लेक्स का नाम भी आपसे पूछा जाता है और मैचिंग कराने के लिए दे देता है। एक कॉलम में ये नंबर देगा, एक कॉलम में ये नाम देगा, दोनों को मैच कराने के लिए दिया जाता है कि कौन सा मैचिंग आपका सही है। सेकंड जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन है, वो है कॉम्प्लेक्स दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और इसके पास आपका क्या है, 4 सब यूनिट होता है। FAD या आयरन सल्फर सेंटर इसके लिए क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप का काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, जिसको कि आप यूबिक्विनोन या साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेटिव के नाम से जानते हैं या साइटोक्रोम सी के नाम से जानते हैं, ये आपका 11 यूनिट का मिलकर के बना होता है और हिम आयरन सल्फर सेंटर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको बोलते हैं, ये आपका 13 या 3 और 4 से हो सकता है मिलकर बना हुआ हो, और यहाँ पर आपको कॉपर 1 कॉपर बी एक तरीके से 2 कॉपर मॉलिक्यूल और हिम का क्या कंटेनिंग है। ये प्रोस्थेटिक रूप से तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाले पूछे जाने की डिमांड आपसे बनती है एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स का नाम और कॉम्प्लेक्स का नंबर ये मैच कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरिंग जो रेस्पिरेटरी चेन हैं, उनको जो कि जिनको हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, क्या उनका नाम है। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेज,
कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 को यूबिक्विनोन या साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स 5 भी देता है, तो वहां पर आप एटीपी सिंथेज के नाम से उसको ऑप्शन लगा करके चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि बेसिकली इंटरमीडिएट स्पेस और मैट्रिक्स में किस तरीके से आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये फिगर आपको प्रोटीन के रेफरेंस में दिखाई जा रही है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैट्रिक्स है और इसके बाद आपका इंटरमीडिएट स्पेस है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि बेसिकली हाँ, प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और बाकी आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जा रहा है। और अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और मतलब बाइंड करेगा, और H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस फिगर से आपको सिर्फ दो चीज समझाना है मुझे। नंबर पहला, कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 से, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 से साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्रोटॉन का भी ट्रांसफर हो रहा होता है। कहाँ पे? दैट इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, बीच में। और इनके ट्रांसफर होने से यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के कंपेरिजन में क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर जब आपका ईटीएस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का पीएच लेते हैं और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का पीएच लेते हैं, तो दोनों के पीएच में काफी डिफरेंसेस आते हैं। और ये पीएच का डिफरेंस किसकी वजह से? दैट इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट एक एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, आपका रिलीज होता है जब वो एटीपी को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर एटीपी की सिंथेसिस, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इन दोनों कंपार्टमेंट में, मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और मैट्रिक्स में, पीएच का जो वेरिएशन आएगा वो क्या होगा, कहाँ पे पीएच ज्यादा होगा, कहाँ पे पीएच कम होगा। तो क्या आप में से कोई मुझे आंसर बता सकता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पीएच कैसा होगा और मैट्रिक्स में पीएच कैसा होगा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम होंगे? तो पीएच ज्यादा होगा। वेरी गुड। है ना? तो ये बात आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा पहचान है कि वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको आप पता लगा सकते हैं दोनों कंपार्टमेंट में। यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई पीएच यहाँ पे कैसा हो जाएगा, दैट इज द एसिडिक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे प्रोटॉन का ऐसा ग्रेडियंट नहीं है, तो यहाँ पे पीएच आपका क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। मतलब हो सकता है कि वो एसिडिक वैल्यू में ही हो, लेकिन एसिडिक वैल्यू इसकी क्या होगी, कम होगी, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये क्या हो, आपका अल्कलाइन कंडीशंस में भी आ सकता है। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है, वहाँ पे पीएच हमेशा क्या होगी, एसिडिक नेचर का ही होगा, या पीएच की वैल्यू क्या होगी, लो होगी एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स वाले से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में काम करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इस हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स से जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज एनएडी प्लस और एच प्लस आयन, राइट। ये जो 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, वो इस वजह से दिख पा रहा है क्योंकि जब आपका NADH का मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एक H प्लस बनाएगा जब ये लॉस करेगा, मतलब कि एक नेगेटिव बनाएगा। और ये नेगेटिव जब बनाएगा तो आपका क्या करेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए, मीन्स H प्लस बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस तरीके से जब आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी है इन कॉम्प्लेक्सेस की। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये दोनों क्या करते हैं, 4-4 प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो होता है, वो सिर्फ 2-2 प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर पाता है। ये इनकी अपनी अलग पोटेंसी है। इसको इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3,
इन दोनों कॉम्प्लेक्स से 4-4 प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है इंटरमीडिएट स्पेस में, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो कि आपको दिखेगा नहीं और कॉम्प्लेक्स नंबर 4th से 2-2 प्रोटॉन का क्या होता है ट्रांसफ़र होता है इंटरमीडिएट स्पेस में। कभी-कभी सवाल आपसे पूरा टोटल पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में आपका जो चारों पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, उन चारों रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन से कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स से कोई भी प्रोटॉन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिख रहा है कहीं पे? सेकंड वाला ये है, सक्सिनेट से फ्यूमेनेट जो बना रहा है यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। ओके। इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा-सा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसमें अगर मैं बताना शुरू करूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। स्टार्ट में आप सिर्फ़ ये समझ लीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स से जनरेट होने वाली जो एनर्जी होती है, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो प्रोटॉन को पंप कर सके इस साइड में। तो एनर्जी कम होती है, दैट इज़ व्हाई प्रोटॉन इससे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, राइट? उसके पीछे और भी कॉन्सेप्ट हैं, जिनको कभी संडे के दिन क्लास लगेगा तो फुर्सत में आपको बता देंगे। तो टोटली यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 इलेक्ट्रॉन आपको 10 प्रोटॉन जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स को मिला करके, जिसमें से 4 आपका प्रोटॉन किससे दिखाई दे रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, 4 आपका दिखाई दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से और 2 दिखाई दे रहा है कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। तो 4 4 8 तो 10 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम से गुजरने पर 10 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इस 10 प्रोटॉन मॉलिक्यूल के ग्रेडियंट से यहाँ और यहाँ के पीएच में काफ़ी ज़्यादा क्या आता है डिफरेंसेस आता है। तो इसको कभी कहीं आप लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से क्या होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से भी क्या होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से क्या होगा, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, और 4 से क्या होगा दैट इज द 2 प्रोटॉन्स। तो ये नंबर भी कभी कभी आपसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछा जा सकता है। और टोटल नंबर भी आपसे पूछा जाता है कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये जो अभी कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं, अनामिका, दृश्या, ज्योति, प्रियंका, रितु, चलिए कोई बात नहीं, CSIR वाले बच्चे हैं ही नहीं, सिर्फ एक है ज्योति। ओके। और कुछ डाउट है इस स्लाइड में, आप फिर आगे मूव करें? ओके। सो यहाँ पे ये टेबल आपको दिखाया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांस कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट करने वाले या उनके फंक्शंस को इंटरफेयर करने वाले कुछ एजेंट होते हैं जिनको लेकर के आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सो नंबर पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि कौन-कौन से वो कंपाउंड हैं जिनके वजह से आपका जो प्रोटीन है वो टारगेट हो रही है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दैट इज़ द ट्रांसफर रुक जा रहा है। नंबर पहला है साइनाइड। हम सब लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि साइनाइड एक बहुत ही टॉक्सिक पॉइज़न होता है, इसको खा लेने से तुरंत का तुरंत डेथ हो जाता है, बट साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। साइनाइड आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हैम्पर करता है, आपको मरने में कुछ समय लगता है। क्योंकि आपकी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाता है तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाती है और आप कुछ देर तक सर्वाइव कर सकते हैं जब तक कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उससे आपका काम चलता रहेगा। अगर आपका पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, पूरा पूरा ब्लॉक होने के में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 आध मिनट तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि साइनाइड ज़हर ऐसी होती है कि खाने के बाद वो बता भी नहीं पाए थे कि हाँ, कैसा है, कैसा नहीं है, और ये बहुत ही टॉक्सिक होती है। ये हाइपरबोला इसलिए बनाया जाता है ताकि आप गलती से भी साइनाइड को टेस्ट करने की कोशिश ना करें। तो साइनाइड आपके लिए पॉइज़न है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को हैम्पर करता है, ब्लॉक करता है, और साइनाइड के खा लेने से आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, जिससे कि एटीपी आपकी बॉडी में जनरेट नहीं हो पाएगी, और एटीपी जनरेट नहीं हो पाएगी तो सब कुछ आपका ब्लॉक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सेम वैसा ही काम करता है जैसे कि साइनाइड काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ब्लॉक करेगा, और ये दोनों ही कंपाउंड बेसिकली इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि आपके रेस्पिरेटरी चेन का एक पिगमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को में हेल्प करता है, उस दोनों को ये दोनों मॉलिक्यूल इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे CSIR के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे बहुत तिगड़म से पूछा जाता है। 3 कॉलम दिए जाते हैं और मैच कराने के लिए दिया जाता है, जैसे कि ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, एटीपी सिंथेसिस है, फॉस्फोराइलेशन है, तो करेगा क्या,
किसको करेगा और कौन-सा मॉलिक्यूल, तो इनका मैचिंग कराना होता है। जैसे सपोज़ दे दिया जाएगा कि साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए क्या स्टेटमेंट चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा या एटीपी को क्षैतिज को इनहिबिट करेगा या फिर अनकपलिंग का काम करेगा? अगर ये फिर कर लिया तो फिर ये कौन से टारगेट को, मतलब इसके टारगेट प्रोटीन क्या है? ये साइटोक्रोम को करेगी या फिर साइटोक्रोम बी को करेगा या फिर आपका पीएसवाई सेकंड को करेगा, किस तरीके से करेगा? ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इनका मैचिंग बड़ा टफ हो जाता है। इसके बाद है ये आपका जो टेबल है दोनों के लिए है, फॉस्फोराइलेशंस के लिए भी है और फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए भी है। इसके बाद है यहाँ पे एंटीमाइसिन ए और मिक्सोजेथॉल एंड रोटेनिन। तो पहले आप इसको देख लीजिए, दैट इज एंटीमाइसिन ए, ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी1। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का ही क्या है, दैट इज द इनहिबिटर है। और इसके बाद इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, दैट इज द एमाइटॉल एंड रोटेनिन। ये दोनों ही हैं जो कि आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम आयरन सल्फर सिंटर टू द यूबिक यूनियन, यहाँ से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे है डीसीएमयू। डीसीएमयू क्या करता है, दैट इज द कॉम्पिट करता है प्लास्टो साइनोकोइन बी से बाइंडिंग करने के लिए फोटोसिस्टम सेकंड में। ये अभी टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप इसको अभी लीव कर दीजिए और आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए भी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनहिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेस को कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आपके इनहिबिट कर सकते हैं, जिसमें आपका ओलिगोमाइसिन है और विंट्रोसिडीन है। और इसके बाद आपका यहाँ पे एक और भी है, दैट इज द ओरोवर्टिन है। ये इनहिबिट करता है F1 पार्टिकल को, और ये ओलिगोमाइसिन और विंट्रोसिडिसिन ये तीनों क्या करेंगे, एफ नॉट और सी नॉट, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के ही क्या करते हैं, इनको इनहिबिट करने का काम करेंगे। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन पे आपका ये जो ऐसे क्रिस्टी बनी हुई होती है, उस क्रिस्टी पे आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, दैट इज द क्या, इस तरीके से, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज द F1 और एफ नॉट। कोई बता सकता है कि ये एफ नॉट का मतलब क्या होता है, या ऐसे ये जीरो है तो फिर ये एक है तो ये जीरो है, इस तरीके से दिया जाता है? बताइए, पढ़ा है ना आप लोगों ने? F1 और F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, इसको जीरो या एफ नॉट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या मतलब है इसका? अमित है क्लास में? नहीं नहीं, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये एटीपी सिंथेसिस में आपको एफ नॉट और एफ जीरो जो साइन दिया जाता है, उसमें एफ जीरो का या एफ नॉट का क्या मतलब है? एटीपी सिंथेज का ही ये दोनों कंपोनेंट है। एटीपी सिंथेज अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स के दो ये सब यूनिट हैं, मतलब दो पार्ट हैं, एफ नॉट और एफ वन। ओके, मतलब कि अब तक आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। वो एक्चुअली में ना, एक्चुअली में वो जो हम लोग जीरो या एफ नॉट से उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो एक्चुअली में जीरो है नहीं, वो ओ है। और ओ का मतलब है दैट इज द ओलिगोमाइसिन। ये जो पार्ट होता है वो ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होता है, और इसलिए उसको एफ जीरो बोला जाता है। हम लोग पढ़ाने के टाइम पे या हमारे जो टीचर्स हमको पढ़ा के चले गए, वो एफ जीरो एफ वन एफ जीरो एफ वन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जीरो नहीं है, वो एफ ओ है। और ओ का मतलब है वहाँ पे दैट इज द ओलिगोमाइसिन। ये एग्जाम सीएसआईआर के सवाल, सीएसआईआर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एफ जीरो इज स्टैंड फॉर व्हाट, ये क्या है? तो इसको आप बताते हैं दैट इज द ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव। यहाँ पे ये दे रखा है दैट इज दिस वन। इस ओलिगोमाइसिन के ओ को लिया गया है एफ नॉट में, तो ये एफ नॉट या एफ जीरो जो हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली में एफ ओ है। ओके। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दैट इज द अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशंस का। अनकपलर का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका बाकी सारे प्रोसेस होंगे, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। मतलब एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा। एनएडीएच मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द अनकपलर।
और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अनकपलिंग। तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का क्या हो जाएगा, अनकपलिंग हो जाएगी, जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। एफसीसीपी और डीएनपी ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं, इनहिबिटर के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। इनहिबिटर का एक जो सीक्वेंस है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका काम करेंगे। रेस्पायरोसोम एक टर्म दिया जाता है, दैट इज यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन है, एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 का कॉम्प्लेक्स है, और इनको मिला करके आप बेसिकली रेस्पायरोसोम के नाम से जानते हैं। ये फिगर आपको बताता है कि जो मेन पोटेंट आपके इनहिबिटर हैं, उन इनहिबिटर का कहाँ पे काम होता है और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पे ये लोग काम करेंगे। नंबर पहले फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज रोटेनिन और रोटेनोन। और रोटेनोन क्या करता है, एनएडीएस से आपका क्यूनोन पे आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ब्लॉक करने का काम करेगा। दूसरा है एंटीमाइसिन ए, जो कि साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी तक जाने पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने से रोकता है। तीसरा है साइनाइड और कार्बोनॉक्साइड, जो कि आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉन के जो टर्मिनल होते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, उनके ट्रांसफर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये आपके मेन पोटेंट इनहिबिटर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या सिस्टम के। अलग अलग इनहिबिटर मॉलिक्यूल अलग अलग साइट को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ओके, यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे इन कॉम्प्लेक्सेस को अलग किया गया और उसके पीछे का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि डिजिटिनियन, जो कि आपका एक डिटर्जेंट है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया गया है, ट्रीट किया गया है, और उसके बाद आपको वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देकर के उसको रप्चर किया गया। रप्चर करने के बाद इनर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट में आ गई। तो और आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये वाला पार्ट। और इस मेम्ब्रेन का क्या किया गया, फिर आपको सोल्यूलाइज किया गया डिटर्जेंट से, और आयन सेंस क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की गई। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि ये चारों पांचों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो अलग अलग तरीके का क्या है, वो कर रहे हैं। तो इनको कभी कभी आपसे सवाल में ऑर्डर बनाने के लिए आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया से कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 को आइडेंटिफाई किया गया, उनके लिए क्या प्रोसीजर था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले ट्रीटमेंट है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, फिर इसके बाद यहाँ पे इनका फ्रेगमेंटेशन है, फिर इसके बाद इनकी आयस्टिन क्रोमेटोग्राफी है। ऐसा कर करके आप इन सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अलग से फिगर दिखाया जा रहा है उस वाले मॉलिक्यूल्स का, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 का है, और कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू यहाँ पे 4 प्रोटॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, यहाँ के आगे की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाएगा। आगे की तरफ मूव करने का भी जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन था वो कॉम्प्लेक्स 2 में, मीन्स यहाँ से यहाँ की तरफ आपका ये कैसे जा रहा है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता हुआ अगले वाले मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, चला जाएगा। ये फिगर आपको इस समझ को बढ़ाने में काम करेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कीमोस्मोटिक थ्योरी आपको क्या बताती है, जिसके थ्रू एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स, एटीपी को क्या किया है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये कीमोस्मोटिक थ्योरी हमको यही समझाती है कि जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या बैक्टीरियल सेल्स में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वहाँ पे दो जो कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट में H प्लस आयन का क्या होता है, डिफरेंसेस हो जाता है, और उनके बेसिस पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज होती है, लीक होती है एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल्स से, तो वहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, जनरेशन होता है। फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट है, फ्यूल जैसे, जो कि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि पंप कर रहा है एस प्लस आयन को आउट एज इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट आपको बता रहा है, एनर्जी ऑफ ई फ्लो स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। चौथा पॉइंट बता रहा है आपको एटीपी सिंथेसिस का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो भी कोई मॉलिक्यूल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन का डोनर है, इलेक्ट्रॉन के डोनर डोनेट करने से प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, सब इससे बाहर जा रहा है। तो बाहर की तरफ में प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और यही प्रोटॉन मॉलिक्यूल जब आपका एटीपी सिंथेसिस से यहाँ क्या करते हैं, लीक करते हैं, जिनको क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। लीक जब करेगा तो एडीपी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा, और एडीपी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में जाएगा, एटीपी में। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कीमोस्मोटिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, कि जब कभी भी आपका ऑक्सीडेशन होगा तो उससे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है आउटसाइड में, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब लीक होगा इनर साइड में, तो वहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, और उसी एटीपी सिंथेज से आपका जब प्रोटॉन ऐसे जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो उससे आपका एडीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और एटीपी मॉलिक्यूल का क्या करेगा, सिंथेसिस करता है। सो ये वाला रीजन आप मान लीजिए कि पूरा आपका आउटर है, मीन्स मेम्ब्रेन का स्पेस है।
यहाँ पे आपको कंपेयर किया गया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कंडीशंस में, होगा वही दोनों के केसेस में, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आउटर से इनर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनर से आउटर तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसमें, दैट इज द थैलाकॉइड के अंदर में जो स्ट्रोमा होता है उसकी, और यहाँ पे बात करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो अलग होता है, लेकिन काम कॉन्सेप्ट सब में वही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट का बनना। ये जो प्रोसेस हो रही है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, मींस स्ट्रोमा में हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में हो रहा है, और जबकि यहाँ पे जो हो रहा है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे हो रहा है। बाकी सारी सब कुछ चीजें वहीं पे सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कीमोस्मोटिक थ्योरी का, यही कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट का बनना, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल इसका नाम है एटीपी सिंथेज, और उसी से आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंथेसिस होती है। ओके, ये फिगर आपको फिर से समराइज यहाँ पे कर रहा है कि किस तरीके से केमिकल जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये दोनों मिल करके आपको एटीपी को बनाने का काम कर रहे हैं, और इसके इसके थ्रू आपको क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बेसिकली आपका प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स इंटरनल स्पेस में जनरेट मतलब बढ़ जा रहे हैं, और इनके ग्रेडियंट बनने से आपका जब यहाँ पे ये फ्लो करता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस करने वाला एटीपीएच, ये क्या करेगा, इनके पार्ट से जब सिंथेसिस होगा यहाँ पे लीक करेगा, तो एडीपी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स का काम क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाना। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना वो जब आपका यहाँ से लीक करेगा तो यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। यही ओवरऑल आपका पूरा मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस का प्लस एटीपी सिंथेसिस का, किस तरीके से चीजें ये हो रही हैं। यहाँ पे कुछ फिगर हैं, और इन फिगर का मतलब यही है कि बेसिकली जब भी आप किसी सेल्स में अगर कोई ट्रीटमेंट करने के देखना चाह रहे हैं कि साइनाइड का या फिर सक्सिनेट का या फिर एडीपी मॉलिक्यूल्स का कैसे क्या हो रहा है, साइनाइड का बेसिकली इम्पैक्ट कैसा है उसको देखने के लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू-शुरू में क्या किया गया कि रेस्पिरेशन करने के लिए सबस्ट्रेट डाले गए, सक्सिनेट डाला गया, एडीपी डाला गया और बीआई डाला गया, और यहाँ पे O2 कंजप्शन देखा जा रहा है कि कैसा हो रहा है। O2 कंजप्शन होगा इसका मतलब कि रेस्पिरेशन चल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब स्टार्टिंग में आपने क्या किया कि एडीपी मॉलिक्यूल्स को डाला तो दोनों के रेट में कोई चेंजेस नहीं आए। इसके बाद सक्सिनेट को डाला तो आपने दोनों चीज़ें क्या हुई आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आपने यहाँ पे क्या किया साइनाइड को डाल दिया आपने, तो साइनाइड के डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है दैट इज द ये बता रही है कि एटीपी सिंथेसिस को, ये जो बता रहा है ब्लैक वाला वो O2 के कंजप्शंस को। तो ये साइनाइड के डालने से क्या हुआ, साइनाइड के डालने से ये हुआ कि O2 के कंजप्शंस भी क्या हो गए आपके स्टेंजेंट हो गए, प्लस एटीपी सिंथेसिस भी क्या हो गई आपकी स्टेंजेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही क्या किया, रोक दिया, जिसकी वजह से ना तो आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, और अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं चलेगी तो O2 कंजप्शन भी क्या होगा आपका बंद हो जाएगा, और अगर ये बंद हो जाएगा तो एटीपी की सिंथेसिस भी क्या होगी आपकी बंद हो जाएगी। जबकि यहाँ से यहाँ की प्रोसेस में आपने देखा था कि जैसे ही सक्सिनेट डाला गया जो कि सबस्ट्रेट होता है, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या हुआ, बढ़ा, और एटीपी की सिंथेसिस भी क्या हुई, बढ़ी। लेकिन जब आपने यहाँ पे साइनाइड डाल दिया तो ना तो आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ रहा है, आपका स्टेबल हो गया, और ना ही आपकी एटीपी सिंथेसिस भी बढ़ रही है। तो ये आपको ग्राफ यही दिखाता है कि साइनाइड के का इफेक्ट क्या है O2 के कंजप्शन पे, मतलब रेस्पिरेशन के रेट पे, एज वेल एज एटीपी के सिंथेसिस पे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि साइनाइड के डाल देने से ना तो एटीपी का सिंथेसिस होगा और ना ही आपका बॉडी में O2 का कंजप्शन होगा। पूरी तरीके से प्रोसेस क्या होगी आपकी, ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सेम वैसा ही फिगर है। यहाँ पे अब अनकपलर कंपाउंड है। अब इस अनकपलर कंपाउंड का आपको रोल यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया गया कि जब यहाँ पे सबस्ट्रेट को ऐड किया गया तो यहाँ पे O2 कंजप्शन भी लीनियरली बढ़ रहा है, एज वेल एज एटीपी सिंथेसिस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे चेंजेस किया गया प्रोसेस में, फिर इसके बाद यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल्स को डाला गया, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ा है और एटीपी की सिंथेसिस भी क्या हुई है, बढ़ी है। अब यहाँ पे ऐड किया गया ओलिगोमाइसिन और वेंट्रीमाइसिन, वेंट्रोसिडिन। तो यहाँ पे जब देखा गया कि ये डालने के बाद ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, स्टेंजेंट हो जा रहे हैं, राइट। ये भी हो जा रहा है, ये भी मतलब कि अब O2 का कंजप्शन भी नहीं हो रहा है और एटीपी की सिंथेसिस भी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये हल्का हल्का यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि एटीपी का बनना तो पूरी तरीके से स्टेबल हो गया, नहीं हो रहा, लेकिन ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि बढ़ रहा है। और डीएनपी जब डाला गया, डाइनाइट्रोफिनॉल, डीएनपी फुल फॉर्म है इसका, ये जो कि एक अनकपलर है,
इससे क्या हुआ कि रेस्पिरेटर मतलब रेस्पिरेशंस तो बढ़ा, मतलब कि O2 कंजप्शंस तो बढ़े हैं, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो रही है। तो अनकपलर कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को तो कंटिन्यू रखते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन का कंजप्शन तो हो रहा है, लेकिन उससे एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप अनकपलर एजेंट के नाम से जानते हैं। और डीएनपी मीन्स डाइनाइट्रोफिनॉल एक बहुत ही अच्छा अनकपलर एजेंट माना जाता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है वो चलती रहती है। ये दोनों ही फिगर आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि अनकपलर का और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के इनहिबिटर का क्या रोल है। ओके, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अनकपलर एंड आयनोफोर के बारे में आपको दिया जा रहा है लाइन शॉर्ट में। अनकपलर वो होते हैं जो कि अलाउ करते हैं रेस्पिरेशन को कंटिन्यू विदाउट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का जनरेशन नहीं होगा, लेकिन आप सांस लेते रहेंगे, मतलब रेस्पिरेशन आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगा नहीं। और आइनोफोर्स क्या होते हैं? अनकपलर होते हैं, अनकपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बाय डिसिपेटिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब ये कि ये आइनोफोर भी आपका क्या है, एक अनकपलर होता है। और करता क्या है कि मान लीजिए ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है और ये इसका इंटरमेम्स स्पेस है। आपने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना हुआ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की ही वजह से एटीपी क्या हो रही सिंथेसिस हो रही है। ये करता क्या है कि ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, इसी को लीक कर देता है। आयंस, आयनोफोर का मतलब होता है आयन बना देता है। सारे के सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं यहाँ से, जो कि रिलीज कहाँ से होना चाहिए था? एफ नॉट और एफ जीरो पार्टिकल से, जहाँ पे एटीपी बनना चाहिए था। तो ये आपके प्रोटॉन इस आयनोफोर्स के थ्रू होकर क्या करते हैं, आपके रिलीज हो जाते हैं मैट्रिक्स में। तो ग्रेडियंट आपका खत्म हो जाता है, लेकिन एटीपी आपका बनता नहीं है। तो आयनोफोर्स क्या होते हैं कि एक अनकपलर है, जो कि एटीपी के सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट को लॉस कर देते हैं। ओके, सो अनकपलर और आइनोफोर का कहानी यही है कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। वेरिनोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये एक बहुत ही अच्छा आपका क्या है, आइनोफोर का एग्जाम्पल है, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डाइनाइट्रोफिनॉल का, डीएनपी का, और एक के पास एफसीसीपी का, कार्बोलिसानामाइड, पी ट्राइफ्लोरिन मिथाइल फिनाइल हाइड्रोजीन का। ये दोनों ही आपके क्या हैं, इस तरीके से अनकपलर का क्या करते हैं, काम करते हैं। और अनकपलर वो होंगे जो कि रेस्पिरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपका एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे। सो बेसिकली अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये टीसीए साइकिल के बाद आपको जो प्रोसेस पढ़ना था, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में स्ट्रेंथ बहुत कम है, आई डोंट नो कि सब लोग कहाँ चले गए। अनामिका हैं, दृश्या हैं, ज्योति हैं, प्रियंका हैं, सतीश हैं। जुड़े तो काफ़ी लोग थे, बट हो सकता है कि सबका टॉपिक ही पढ़ा हुआ होगा तो सब लोग चले गए। ओके, अभी आप लोग टाइम ले लीजिए 5 मिनट का, और जल्दी से मुझे बताइए कि इस पूरे लेक्चर में कौन से टॉपिक में, कौन से पॉइंट पे आपको कुछ डाउट है, या डाउट है भी कि नहीं है, या सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। एटीपी का सिंथेसिस में क्या डाउट है प्रियंका? बताइए, एटीपी सिंथेसिस में क्या, कहाँ डाउट है? आगे सिर्फ वो होता है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बने हुए होते हैं, और उसी मेम्ब्रेन पे आपका एफ जीरो वाला जो मतलब एटीपी सिंथेस का जो एंजाइम है वो पाया जाता है। और उसके थ्रू जब वो प्रोटॉन आपका रिलीज होता है मैट्रिक्स में, तो उस रिलीज के टाइम पर आपका एडीपी एटीपी जो सिंथेस का मॉलिक्यूल है, उससे क्या होता है, आपका एडीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में होता है, एटीपी। मतलब जितना प्रोटॉन आपका मेम्ब्रेन के स्पेस में है, वो जब सब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा, तो वहाँ पे एटीपी का क्या होगा, सिंथेसिस होगा विद द हेल्प ऑफ अ एटीपी सिंथेस एंजाइम। बस वही इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब
उसके 9 यूनिट होते हैं, 9 यूनिट। एटीपी सिंथेज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसका जब आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके पास खुद के 9 यूनिट हैं। वो अलग-अलग यूनिट जो होते हैं अल्फा, बीटा करके नाम उनका होता है, डेल्टा करके। वो अलग ऐसे रोटेशन पे काम करता है, रोटेट करता रहता है, और एक एक आपका खाली होगा, एक एक हाइड्रोजन को क्या करता है पिकअप करता है, एक खाली होगा, एक पिकअप करेगा। लेकिन वो उसका अल्ट्रा मैकेनिज़्म है, डिटेल मतलब डिटेल है। जानना आपको ये होता है कि वो एटीपी सिंथेज़ मॉलिक्यूल से ही जब आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट लीक करता है, तब एडीपी आपका कन्वर्ट किसमें होगा, एटीपी में। तो एटीपी जो सिंथेज मॉलिक्यूल है, वो आपका एटीपी को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, और उसके लिए जो ग्रेडिएंट चाहिए प्रोटॉन का, वो आपका वहाँ पे बना हुआ रहता है। बाकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि खुद के मॉलिक्यूल होते हैं, 9 सब यूनिट होता है उस एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल्स में, जो कि ऐसे रोटेटरी मैकेनिज्म पे क्या करते हैं, काम करता है, रोटेट होता रहता है। चलिए, होपफुली कि अभी आप लोगों को इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी आप लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँ या फिर कल क्लास करेंगे? चलिए ठीक है, फिर कल से आपका अब बायोकेमिस्ट्री का पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया। बायोकेमिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक सेल बायोलॉजी का दिया हुआ है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल साइकिल और सेल सिग्नलिंग। तो कल की क्लास में हम लोग अब बायोकेमिस्ट्री में जो सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन दे रखा है, उसको हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है?